Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. Today, we are going to discuss last topic of basic concepts of chemistry, that is laws of chemical combination. Yes, laws of chemical combinations. आप सभी को बेटा अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो चुका है और उससे प्रीवियस वीडियो में स्टोइकियोमेट्री को दो मेथड से सॉल्व करना हमने सीखा, चाहे मोल मेथड से सॉल्व करें चाहे उसको पीओएसी अप्लाई करके सॉल्व करें। सो आज उन्हीं सारी चीजों का यूज करते हुए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सो अंडर दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा? आई होप कि आप सभी को इस लॉ का आइडिया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इजी चीज है, ये इवन जो 9th-10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे होंगे। सिंपल चीज है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्व है। कब कंजर्व है? हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस का मास कंजर्व होता है, या इवन कोई फिजिकल प्रोसेस भी हो तो मास कंजर्व होता है। बट एनीवेज, we are not going to discuss about the physical process. Here we are discussing about chemical process. So किसी chemical reactions में reactants का जितना mass react करता है, reactants का जितना mass react करता है उतना ही mass product का form हो जाता है। Means total mass of reactants reacted is equal to total mass of products formed. रिमेंबर दिस बेटा, यहां पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, सिंपल ये बोलते हैं कि टोटल रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता। आप सभी को मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट से जितना दिया हो सारा का सारा रिएक्शन कर जाए, हो सकता है एक्सेस रिएक्टेंट होगा, कुछ बच जाएगा। सो पॉइंट ये कि जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, mass participated, mass consumed during any reaction, that is equal to total product formation. देखो एग्जांपल से समझो इसको। एक रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज C plus O2 is equal to CO2. This is a proper balanced equation. सपोज एक कार्बन का हमारे पास 6 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम है। सबसे पहली बात आप सबको कैलकुलेट करके बताना है, स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि CO2 का कितना मास यहां पर बन जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है या नहीं है। एग्जांपल के थ्रू उसको बाद में प्रूफ करेंगे। पहले अपनी पुरानी प्रोसेस से, पुरानी मेथड से बेटा CO2 का मास फाइंड आउट करो कितना होगा। यहां पर देखो, इसको पहले मोल्स में चेंज कर लेते हैं बेटा। मोल्स कितने कितने? गिवन मोल्स, गिवन मोल्स। 6 ग्राम का कितना मोल हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 12 मींस दिस इज 0.5 मोल्स। यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, सो इट्स गिवन मोल्स आर 1। अब हमें रेशियो निकालना था। रिमेंबर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बताया था लास्ट लेक्चर में? रेशियो निकालो, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स। सो रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो गिवन मोल्स 0.5 डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स। बैलेंसिंग मोल्स मींस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दिस इज 1, ये 0.5 आ रहा है अल्टीमेटली। यहां पर रेशियो कितना हो रहा है? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग मोल्स। बैलेंसिंग मोल इसका भी 1 है, सो इसका रेशियो आ गया 1। मींस ये 0.5 टाइम्स हो रहा है और ये आपके पास कितना हो रहा है? 1 टाइम हो रहा है। सो अल्टीमेटली कौन सा रेशियो छोटा है? ये रेशियो छोटा है। डेट मींस ये क्या हो गया? ये यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी।
अब इस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे CO2 का कैलकुलेशन करते हैं। यहां तक की कैलकुलेशन भूल जाओ, ये कैलकुलेशन हमारे किसी काम की नहीं है बेटा, ये सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के काम की थी बस। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे CO2 कितना बनेगा, बोलो जल्दी से बोलो भाई। 1 मोल से बनता है 1 मोल। सो कितना मोल दिया हुआ है, 0.5 मोल गिवन है, गिवन। सो 0.5 मोल से कितना बनेगा, ये भी बन जाएगा 0.5 मोल्स। हमें मास चाहिए कितना बनेगा, तो इसको मोल्स को मास में चेंज कर दो, ये मोल्स है बेटा, तो इसके मास कितने हो जाएंगे, CO2 का मोलर मास 44 होता है, so 0.5 into 44, so it becomes 22 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम यहां पर तैयार होगा। अब चेक करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है डेटा के अकॉर्डिंग। देखो यहां पर कितना कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा इसमें एक और चीज निकालना पड़ेगा, अभी नहीं, रिएक्टेंट कितना कितना पार्टिसिपेट किया, दोनों का तो अमाउंट निकाला ही नहीं हमने। अरे तो कार्बन तो टोटल रिएक्शन कर दिया, ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बट एक्सेस रिएजेंट ने सारा रिएक्शन नहीं किया, कुछ बच गया है ये। सो कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा यहां पर। सो O2 कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जल्दी से निकालते। देखो 0.5 मोल कार्बन से ऑक्सीजन की भी 0.5 मोल ही रिएक्शन करेंगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके बेस पे कैलकुलेशन होगा, इसके बेस पे कैलकुलेशन नहीं होगा। सो 0.5 मोल से 0.5 मोल रिएक्शन करेंगे, यानी इसका मास कितना हो गया, O2 का मोलर मास 32 होता है, यानी इसके यहां पर 16 ग्राम रिएक्ट करके 16 ग्राम। सो अब देखो यहां पर फिर से एक बार लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन में क्या क्या डेटा हमारे पास है, C+O2 इज इक्वल टू CO2। कितना कार्बन का मास गिवन है, 100% कंज्यूम हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट है 6 ग्राम, कार्बन यूटिलाइज हो रहा है 6 ग्राम। O2 कितना यूटिलाइज हो रहा है बेटा, देखो यहां पर O2 अभी हमने कैलकुलेट किया 16 ग्राम, O2 16 ग्राम यूटिलाइज हो रहा है। CO2 कितना फॉर्म हो गया है, CO2 फॉर्म हो गया, अभी फाइंड आउट किया था हमने 22 ग्राम, 22 ग्राम। अब चेक करो जरा टोटल रिएक्टेंट्स कितना रिएक्ट कर गए, 6 ये किया, 16 इसने किया, टोटल कितना हो गया 22 ग्राम। सो टोटल रिएक्टेंट्स रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है और सब पर वैलिड होगा, सारी केमिकल रिएक्शंस पे वैलिड होगा। समझ में आई बात बेटा। सो कभी भी ये गलत स्टेटमेंट मत बोलना कि टोटल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स, नहीं, टोटल रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट कुछ बच जाएगा, टोटल रिएक्टेंट्स रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप चाहे तो बेटा इसको किसी भी एग्जांपल पे अप्लाई करके दे सकते हो। सो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बेटा स्टोइकियोमेट्री के बाद ही एक्सप्लेन हो सकता है, ये पहले एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। या तो सिंपल आपको इसको मगअप करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे अगर स्टोइकियोमेट्री क्लियर दिया, लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर नहीं है। सो दिस वाज द कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज, बोलो भाई कौन सा सेकंड लॉ है, second law is law of constant proportion, law of constant proportion और definite proportion, constant proportion और definite proportion पता है किसी को? अरे बहुत सिंपल सा लॉ है ये, तो कुछ भी खास नहीं, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं बेटा, ये एक तरह से देखा जाए कोई काम का ही नहीं है, किसी हमारे किसी न्यूमेरिकल्स में किसी काम का ही नहीं है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट स्टिल मैं सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन देखो, डेफिनेट प्रोपोर्शन, सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, फिक्स है, प्रोपोर्शन फिक्स है। किसका प्रोपोर्शन, कोई भी कंपाउंड उठा लो, कोई भी कंपाउंड, सपोज वाटर की बात करते हैं। अब वाटर बेटा किसी भी सोर्स से आप ऑब्टेन करो, चाहे वो किसी भी, कहना चाहिए मेरे घर का पानी हो, आपके घर का पानी हो, किसी और के घर का पानी हो,
यानी वाटर इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, कहीं से भी ले लीजिए आप। सो अल्टीमेटली इस वाटर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, इसका मास प्रोपोर्शन इसके एलिमेंट्स में ऑब्जर्व करेंगे तो फिक्स आएगा, डेफिनेट आएगा। कितना मास प्रोपोर्शन है? अगर हम H रेशियो O फाइंड आउट करें, यहां पर H रेशियो O, सो इट इज इक्वल टू, देखो H कितना है 2 एंड O कितना है 16। ठीक है, चाहे इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, 1:8 बोल दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सो पॉइंट ये कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, डेफिनेट होगा, डेट विल बी ऑलवेज 2:16 और 1:8। समझ में आई बात? सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड को फॉर्म करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, बस इतना ही है। ये कोई खास काम का नहीं है, बस ठीक है, होता है भैया। क्या लगाओगे इसको क्वेश्चन में, कहां यूज करोगे? ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब चलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट लॉ पर। नंबर 3 लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर 3 लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Any idea about this law of multiple proportion? Law of multiple proportion, number 3 law. Law of multiple proportion. देखो ये था constant proportion and this is multiple proportion. Multiple क्या मतलब है इसका? अब ये कौन सा proportion बता रहा है multiple? देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बेटा। थोड़ा सा कहने के लिए कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी टू एलिमेंट्स हैं आपके पास। टू एलिमेंट्स अगर कंबाइन होकर, सपोज कीजिए कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, चलो कोई एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो ये दो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। मिनिमम दो कंपाउंड बनने चाहिए, दो से ज्यादा कितने बन जाए कोई बात नहीं। एक कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। So condition is if two elements combine to form two or more compounds, then क्या कंडीशन है? अब किसी इन दोनों का अच्छा रेशियो निकालो, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो इसके सारे कंपाउंड के अंदर, चाहे वो दो कंपाउंड्स हो, 3 कंपाउंड्स हो, 4 कंपाउंड्स हो, 10 नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो, इन सब में इन एलिमेंट्स का जरा रेशियो फाइंड आउट करो, मास रेशियो। सो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? इट इज ए 12:16। यहां पर कितना है बेटा? This is 12:32। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप सुन लो। किसी एक एलिमेंट का मास सारे कंपाउंड में फिक्स ले लो रेशियो में, सेम ले लो। सपोज मैं कार्बन को फिक्स कर रहा हूं 12, बाई चांस ये बाय डिफॉल्ट ऐसा 12 फिक्स भी हो रहा है। अगर ये 12 नहीं होता, सपोज 6 होता, तो मैं इस रेशियो प्रोपोर्शन को डबल कर देता। ठीक है, सो कार्बन को मैंने दोनों कंपाउंड में, ये जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उन सब में हमने फिक्स कर दिया, सेम कर दिया। अब दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशियो है उन सबको बाहर निकालो, कितना कितना आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है। सो दिस इज 16:32 मींस दिस इज 1:2। सो दूसरे एलिमेंट में जो रेशियो निकल के आएगा वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो निकल के आएगा। पूरा स्टेटमेंट बोलता हूं बेटा। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन any one element combining with the fixed mass of other element, any one element combining with the fixed mass of other element always has a simple ratio। दूसरे एलिमेंट में सारे कंपाउंड के अंदर एक सिंपल रेशियो निकल के आएगा, चाहे 1:2 आ जाए, 1:3 आ जाए, 2:3 आ जाए, 4:5 आ जाए, 1:5 आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा एक सिंपल रेशियो निकल के आता है। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया है सबको?
एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक और एग्जांपल देख लो बेटा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी की बात हो रही है अभी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपको पता है बेटा कि कितने कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे क्या क्या ऑक्साइड्स बना दिए इसने, N2O, N2O। एक और ऑक्साइड बनाता है NO, एक और ऑक्साइड बनाता है N2O3, एक और ऑक्साइड बनाता है NO2, एक और ऑक्साइड बनाता है N2O5, N2O5। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको मैं ऑक्साइड्स बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। अब चलो कंडीशंस स्टार्ट करते हैं। पहले सब में एलिमेंट्स का रेशियो निकालते हैं कितना कितना है, फिर किसी एक को फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7 2 14, सो 14 रेशियो 16। इसमें कितना हो गया बेटा, ये 14 रेशियो, नहीं सॉरी ये डबल हो गया ना, सॉरी कोई बात नहीं, 14 का डबल ये हो गया 28, 28 रेशियो 16, ये हो गया 14 रेशियो 16, 14 का डबल 28 रेशियो 16 का ट्रिपल हो गया 48। यहां पर कितना हो गया बेटा, N14, और ऑक्सीजन कितना हो गया 32, ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो गया, अगेन 28 रेशियो ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 5 कितना 80। दिस इज, अब किसी एक को फिक्स कर दो, चाहे तो ऑक्सीजन को सब में फिक्स कर दो, सेम ले लो, या नाइट्रोजन को फिक्स कर दो। मुझे थोड़ा नाइट्रोजन दिख रहा है कि भाई मैक्सिमम में सेम लग रहा है, तो चलो मैं सिंपलिसिटी के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देता हूं, चाहे तो ऑक्सीजन को भी फिक्स करते हो, आंसर सेम आएगा बेटा। So let fixing nitrogen, fixing nitrogen, fixing nitrogen, fixing nitrogen, but देखो बेटा कुछ में जो है सेम नहीं आ रहा है। ये 28 है, सपोज हम नाइट्रोजन का अगर 28 बनाना चाहते हैं तो ये तो 28 है, ये 14 है, तो इसको 28 बना दो बेटा, इसको डबल कर दो। सो वी कैन राइट द सेम रेशियो एज 28 रेशियो 32, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ा, डबल कर दिया मैंने। ये ऑलरेडी 28 है, ठीक है, ये अगेन 14 है बेटा, तो इसको भी डबल कर दो। सो रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा 28 रेशियो 64, ये ऑलरेडी 28 है। सो किसी एक एलिमेंट को हमने सब में फिक्स कर दिया, अब दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो निकालते हैं सारे कंपाउंड के अंदर। यहां से कितना आ रहा है, ये कितना है, ये कितना है, यहां से कितना आएगा, और यहां से कितना आएगा, लेट्स सी। ये है 16 रेशियो, ये है बेटा 32 रेशियो, ये कितना आ गया 48, यहां पर कितना है 64, और ये फिफ्थ कंपाउंड में इट इज 80। दिस इज, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। दिस इज 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। सो किसी एक को फिक्स करके जो दूसरा एलिमेंट होता है उसमें एक सिंपल रेशियो निकल के आता है। रेशियो यू आर गेटिंग इन ऑल दिस 5 कंपाउंड 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ रेशियो आ गया। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सीधी से पहचान बताता हूं बेटा, बहुत जल्दी से टिक करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, किसकी हो रही है। जैसे ही वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोलने कि ये दो एलिमेंट्स है, दीज आर टू एलिमेंट्स एंड कंबाइनिंग टू मेक फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरे तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात करने जा रहे हैं। इफ दे आर टेलिंग अबाउट अ सिंगल कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड की बात हो रही है, जैसे मैंने बताया वाटर की बात है, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है कि इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन रेशियो इज 12 रेशियो 32, कौन सा लॉ हो गया, सिर्फ सिंगल कंपाउंड के एलिमेंट्स के रेशियो की बात हो रही है, इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
और कंजर्वेशन ऑफ मास तो बिल्कुल ही डिफरेंट था बेटा, वो तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, रिएक्शन की बात होगी, उसमें रिएक्टेंट्स के कुछ अमाउंट दिए होंगे और प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड आउट करके आपको चेक करना है। तो समझ जाना, जब रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ये तीन मेन लॉ है बेटा, वैसे लॉ और भी है बट उसको अभी फिलहाल इतना काम का नहीं है, मेनली तीन लॉ पे जो है जेई टारगेट करता है या नीट टारगेट करता है। सो वी हैव डन दीज ऑल थ्री इंपॉर्टेंट लॉ इन टुडेज लेक्चर बेटा। आई होप कि आप सभी को ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें प्रैक्टिस करना बेटा अपनी, और पूरे स्टोइकियोमेट्री या पुराने जितने भी हमारे टॉपिक्स हुए हैं, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे बेटा जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पुराने जितने भी 10-15 साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब कर दो बेटा, सारे कर दो क्वेश्चंस जो है। कुछ अच्छी बुक्स आप यूज कर सकते हो, कहीं किसी का भी मटेरियल यूज कर सकते हो। सो जिसको कुछ और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए बेटा, कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। मैं आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जरूर जरूर सॉल्व करके आपको रिप्लाई करूंगा बेटा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ, अपने जितना फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर जरूर करना बेटा। सभी को बताओ कि बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं यहां पर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा, गॉड ब्लेस यू।